हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुजी इन एक्शन। मैं नवीन शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप ही के चैनल गुरुजी इन एक्शन में। तो दोस्तों, आज हमारा ये सौभाग्य है कि आज हम बैठे हैं अवधेश जी शर्मा जी के साथ में, जो कि इंडियन थाई बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े हुए सदस्य हैं। और आज ये हमारा सौभाग्य ही हम मानते हैं कि आज हम इनसे दो चार जो बातें करने वाले हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही जानकारी और लाभदायक होने वाली है। क्योंकि अक्सर जो है कमेंट और व्हाट्सएप पे मुझे ये सवाल आते हैं कि सर, अगर हमें थाईलैंड में जॉब करना है या थाईलैंड में बिज़नेस करना है तो किस तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि अवधेश जी जो हैं ये आपके सभी सवालों के आज यहाँ पे जवाब देने वाले हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे जॉब कर सकोगे या किस तरीके से आप अपना बिज़नेस जो है यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि अवधेश जी जो है पिछले 10-12 साल से थाईलैंड में रहते हैं, अच्छी खासी इनको थाई भाषा भी आती है, ना केवल बोलना बल्कि लिखना और पढ़ना भी इनको आता है। तो इनसे अच्छी जानकारी हमें मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई दे पाएगा, क्योंकि ये खुद भी जो है इंडियन थाई बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। तो जितने भी जो बिज़नेस हो या जॉब हो, इनकी जानकारी इनको बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो अवधेश जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे हमारे चैनल पे कि आप हमारे चैनल पे आए और आज आप हमें ये जानकारी देने के लिए आप राज़ी हुए हैं इंडियन थाई बिजनेस कम्युनिटी द्वारा। तो सबसे पहले हम अवधेश जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं इसमें से काफ़ी भाई ऐसे हैं जो कि मुझे कमेंट करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं और ये जानने का इच्छुक रहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से वह थाईलैंड में आकर के जॉब कर सके। तो सबसे पहले सर आप हमें ये बताइए कि अगर कोई बंदा यहाँ पे आना चाहता है जॉब करने के लिए तो वो किस तरीके से यहाँ पे आए और जॉब जो है वो कर सके। मैं गुरुजी इन एक्शन के सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और मैं नवीन जी शर्मा जो गुरुजी इन एक्शन चैनल चलाते हैं, इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिस विषय पर ये बात कर रहे हैं ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आए दिन हमें थाईलैंड में ऐसे पीड़ित लोग मिलते हैं और ऐसे पीड़ित अभिभावक हमसे संपर्क करते हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है और उनका ना सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है लेकिन सामाजिक स्तर पर भी वो काफ़ी पीड़ाएं झेलते हैं। जी सर। तो नवीन जी शर्मा, वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी आपको ये आश्वासन देता है या ये कमिटमेंट करता है कि वो आपको थाईलैंड में नौकरी दिलवा देगा, कोई सर्विस दिलवा देगा या कोई व्यापार खुलवा देगा, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर वो आपसे कहता है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाइए, स्टिकर वीज़ा पे आ जाइए और यहाँ आने के बाद आपका वर्क परमिट बनवा देंगे, आपका बिजनेस वीज़ा बन जाएगा, रेगुलर जो है वीज़ाज बन जाएंगे, तो आप ध्यान रखिए कि वो 95% प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर वे नहीं है। जो लीगल वे है वो ये है कि अगर कोई भी कंपनी आपको नौकरी पे रखना चाहती है, आपको सर्विस देना चाहती है, तो वो आपके पास वहीं नॉन इमिग्रेंट बिजनेस वीज़ा के पेपर्स भारत में ही भेजेगी आपके पास, ठीक है। और वो यहाँ के लेबर डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड पेपर होते हैं। वो लेबर डिपार्टमेंट से भी उस कंपनी को अप्रूव करना पड़ता है कि मैं इस बंदे को यहाँ पर नौकरी रखना चाहता हूँ अपनी कंपनी में, और इसलिए मैं नॉन इमिग्रेशन वीज़ा जो है उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो वो ओनली ऑथेंटिक वे है और ओनली आप ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी आपको बुला रही है वो कितनी ऑथेंटिक है, वो कितनी जो है आपको बुलाने के प्रति कितनी सही है, वो दायित्वपूर्ण ढंग से आपको बुला रही है या वो कोई आपके साथ धोखाधड़ी कर सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें, यदि आपको कोई भी कंपनी ये कह रही है कि या कोई भी बीच में एजेंट या कोई भी मध्यस्थ ये कहता है कि मैं आपको थाईलैंड में नौकरी दिलवा रहा हूँ, तो आप ये कहिए कि आप नॉन इमिग्रेटेड बिजनेस वीज़ा के पेपर्स जो है मंगवा दीजिए उस कंपनी के, और मैं यहीं थाईलैंड एम्बेसी जो इंडिया में है जी, बहुत सारी एम्बेसी और कंसुलर हैं, तो वहीं वो नॉन बी इमिग्रेशन जो पेपर्स हैं वो सबमिट होंगे और नॉन इमिग्रेशन बिजनेस वीज़ा वो आपको दिलवा देंगे। तो अवधेश जी, आप अब हमें थोड़ा सा जो है ये वर्क परमिट के बारे में बताइए कि जो वर्क परमिट जो यहाँ पे बनवा के देते हैं कंपनी वाले अपने एम्प्लॉय को, इसकी वैलिडेशन क्या होती है, कितने दिन के लिए वैलिडिटी इसकी रहती है, कितने दिन के लिए वैलिड रहता है, और इसे जब हम रिन्यू कराने के लिए जाते हैं तो इसमें कितना खर्चा आ जाता है। और कंपनी वाले मैंने देखे हैं, क्योंकि इसमें खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है, इस वजह से जो है बंदों को इंडिया से बुला तो लेते हैं, उसके बाद में जो उनका वर्क परमिट अच्छे से नहीं बनवाते, उनको झुला के रखते हैं, उनका पासपोर्ट जो अपने पास में जब्त रखते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए नवीन जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यहाँ पर ये प्रोसीजर है कि अगर
कोई भी बाहर से विदेशी काम करने के लिए आता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आता जी। है, तो दो प्रोसीजर है उसके। एक तो उसके पास वर्क परमिट होना चाहिए लेबर डिपार्टमेंट से, दूसरा उसके पास नॉन इमिग्रेंट बिजनेस वीज़ा होना चाहिए। जी। अगर ये दोनों होंगे साथ में तो ही वो यहाँ काम कर पाएगा। अकेला वर्क परमिट है तो काम नहीं करेगा अगर उसका बिजनेस वीज़ा नहीं है तो, और अकेला अगर उसके पास बिजनेस वीज़ा है बट ही डजेंट है वर्क परमिट तो वो काम नहीं कर पाएगा। नहीं करता। तो सिस्टम ये है कि जो भी कंपनी एम्प्लॉयमेंट देती है किसी एम्प्लॉय को, तो वो सबसे पहले लेबर डिपार्टमेंट में अप्रोच करती है और वहाँ से परमिशन लेती है। वो WP3 पेपर कहलाता है, वर्क परमिट, उसका नंबर 3 है। तो WP3 पेपर वर्क एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से पहले कंपनी को लेना होता है। वो WP3 पेपर जो है वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, यानी जिस कंट्री में भी बंदा है, जैसे हम भारतीयों की बात करें तो भारत में जो थाई एम्बेसी है, थाईलैंड की एम्बेसी है, वहाँ वो लेबर डिपार्टमेंट का WP3 पेपर जाएगा। उस आधार पर उसको वहाँ नॉन इमिग्रेशन वीज़ा मिलेगा और वो नॉन भी लेकर वहाँ से आएगा एम्प्लॉई, और यहाँ आते ही थाईलैंड में आते ही जैसे ही उसका नॉन इमिग्रेंट बिजनेस वीज़ा देखेंगे तो लेबर डिपार्टमेंट से उसको वर्क परमिट इश्यू हो जाएगा। और ये इसमें सिस्टम है। खर्चा कितना आ जाता है? इसमें देखिए डिपेंड करता है कि जो कंपनी है वो उस पर निर्भर करता है कि 4 थाई अगर एम्प्लॉइज़ हैं तो ही किसी कंपनी को ये अथॉरिटी या परमिशन है कि वो एक फॉरेन एम्प्लॉई रख सकता है। 4 थाई एम्प्लॉइज़ होना उस कंपनी में ज़रूरी है, ये एक है। तो उस कंपनी के वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम और नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि कंपनी का कितना खर्चा आता है। वैसे बहुत अधिक खर्चा इसमें नहीं आता है अगर कंपनी एज़ पर रूल्स चलती है तो। लेकिन ये हमेशा मैं कहना चाहूँगा कि आउट ऑफ द वे जाकर अगर टूरिस्ट वीज़ा, स्टिकर टूरिस्ट वीज़ा लेकर कोई थाईलैंड में आता है तो उसको नॉन इमिग्रेंट बिजनेस वीज़ा में चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। दैट इज़ आउट ऑफ वे, मीन दैट इज़ नॉट ए प्रॉपर वे। जो प्रॉपर वे है वो यही है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट देने वाला है, जो कंपनी है, वो आपको एम्प्लॉयमेंट पेपर भारत में भेजेगी। भारत में ही नॉन इमिग्रेंट बिजनेस वीज़ा लगेगा और उस नॉन इमिग्रेंट बिजनेस वीज़ा के आधार पर थाईलैंड में आते ही आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, एम्प्लॉय को वर्क परमिट मिल जाएगा और वो वैधानिक रूप से लीगल वे में काम करने के योग्य होगा। तो ये तो सर थी अभी तक की जो है जॉब की बातें, जो कि जॉब करने वाले लोग हमारे व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते थे। अब आप हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जो बंदा आता है यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए उसे किस तरीके की तैयारी यहाँ पे करके आना होगा, क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ पे जो है 51% जो शेयर है कंपनी का वो थाई पर्सन होना चाहिए और 49% जो है वो इंडियन हो सकता है। तो यहाँ पे सर बिज़नेस सेटअप करने के लिए आप क्या आइडिया देना चाहेंगे, किस तरीके से वो यहाँ पे बिज़नेस सेटअप कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने नवीन जी। अगर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर बिज़नेस सेटअप करना है, जैसे रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट डालना हो या छोटा होटल लेना हो या टूर एंड ट्रेवल कंपनी डालनी हो, और भी कई स्कोप है यहाँ पर, कई प्रकार के बिजनेसेज हैं जिनमें इंडियंस अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए थाई कंपनी जो है उन्हें फॉर्म करनी होगी और उस थाई कंपनी में 51% का शेयर है। वो ये थाई कंपनी फॉर्म करने के लिए कोई लीगल एडवाइज़र के पास जाना होगा उन्हें, वो बेटर रहेगा कि वो लीगल ऑनलाइन अप्लाई करेंगे? ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है, बट लैंग्वेज प्रॉब्लम है जी। जो थाई कंपनी फॉर्म होगी उसमें लैंग्वेज जो है वो ओनली इंग्लिश यूज़ होती है। अच्छा। तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर फॉरेनर्स, विदेशियों के लिए, भारतीयों के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो थाई भाषा अक्सर से समझ सकें, या ट्रांसलेशन अगर वो करने की कोशिश करते हैं गूगल ट्रांसलेट से, मतलब तो आपको वो पूरा कहने का नहीं हो मतलब है पाता। कि ऑनलाइन में जब वो फॉर्म फिलअप वगैरह करेंगे तो जो ऑनलाइन जो फॉर्म है वो थाई लैंग्वेज में होगी? थाई लैंग्वेज में होगा एग्जैक्टली। और गूगल ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो एग्जैक्ट ट्रांसलेट नहीं हो पाता। किसी भी भाषा की विविधता होती है, वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं हो पाती है। तो उन्हें लीगल, और सबसे पहले उन्हें एक थाई कॉन्फिडेंट बंदा ढूंढना होगा जिस पर वो भरोसा कर सकें, क्योंकि थाई कंपनी बनाने के लिए 51% शेयर होल्डर थाई का होना जरूरी है। फॉरेनर का शेयर होल्डर ओनली 49% ही रहेगा। ये एक बेसिक नीड है। सेकेंड नीड है कि जब रेंट कॉन्ट्रैक्ट वो किसी भी जगह का करते हैं तो वो ओरिजिनल ओनर से करें तो बेस्ट रहता है। यहाँ पर ये भी बहुत एक तरीके से आउट ऑफ वे जाके लोग रेंट कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, थर्ड पार्टी, लीज, सब लीज की अथॉरिटी नहीं होने के बावजूद भी वो प्रॉपर्टीज़ को सब लीज कर देते हैं और बाद में आगे जाकर दिक्कत होती है, धोखा होने का अंदेशा रहता है। उसमें जो है मुख्य जो मकान मालिक है या जो प्रॉपर्टी का ओनर है
वो जानता ही नहीं है कि किसने किराए पे लिया हुआ है, और वो कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है अगर मीडिएटर उससे टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर नहीं रखता है। तो समझिए मतलब सबसे पहले जो है हमें एक हाई कॉन्फिडेंट बंदा यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद में जो है हमें लीगल एडवाइज़र के पास में जाकर के कंपनी जो है वो फॉर्म करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी, और फॉर्म वगैरह जो है वो ऑनलाइन फिलअप किया जाएगा। हाँ जी। और इसमें मिनिमम अगर यहाँ पे कोई बिजनेस डालना चाहे तो उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस कि वो किस प्रकार का व्यापार यहाँ करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया में हम बिज़नेस करते हैं, और अगर थाईलैंड में बिज़नेस करते हैं तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी थाईलैंड में अच्छा बिज़नेस शुरू किया जा सकता है। ये एक अच्छी बात है, और उसमें कमाई भी की जा सकती है, बशर्ते आपका जो चैनल हो, जिसके थ्रू आप यहाँ आ रहे हैं या जिससे जुड़कर आप व्यापार करना चाह रहे हैं, वो बहुत ही ईमानदार होना चाहिए और वैधता होनी चाहिए उनमें। अदरवाइज़ अगर आपने जिनको नॉलेज नहीं है और उन लोगों के द्वारा आपने किसी भी व्यापार का यहाँ चयन किया, और आप मान लीजिए उस झांसे में आ गए कि जी यहाँ ये व्यापार करेंगे तो आपको इतना मोटा प्रॉफिट हो जाएगा, इतना प्रॉफिट, आप विदाउट स्टडी के कभी भी व्यापार नहीं कीजिए। कभी भी कोई भी आप व्यापार करना चाहते हैं यहाँ पर बाहर से आकर, नो डाउट यहाँ व्यापार करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सुनहरे अवसर हैं। क्यों कि यहाँ का जो लॉ है, बिजनेस लॉ है, वो बड़ा फ्लेक्सिबल है, और यहाँ की जो इनकम का जो रेशियो बहुत अच्छा है, प्रॉपर इनकम रेशियो है। यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है कि बहुत कम मार्जिन पे आप काम करें, अच्छा मार्जिन रख के भी आप काम करते हैं तो यहाँ के लोगों को सहज वो स्वीकार है, क्योंकि उन्हें अच्छी सर्विस मिल रही है। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ये ध्यान रखें कि आप जो व्यापार करना चाहते हैं उस व्यापार के लिए पहले आकर यहाँ स्टडी करें। पहले खुद 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने उस व्यापार का अच्छी तरह अध्ययन करें, कंज्यूमर्स का अध्ययन करें, पूरी जो इन्वेस्टमेंट है, वायबिलिटी निकल रही है, उसका अध्ययन करें। किसी मध्यस्थ के कहने से आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर दें कि आप इस व्यापार में 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपको मंथली जो है 5 लाख का बेनिफिट होगा। आप किसी अन्य पे भरोसा करने के बजाय आप थोड़ा सा स्टडी करने में इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसके बाद ही व्यापार डालिए। ये मेरा सजेशन है। एक छोटे से ऐसे आइडिया के लिए पूछ रहा हूँ हमारे व्यूवर्स के लिए कि अगर कोई बंदा यहाँ में छोटा मोटा कोई व्यापार करना चाहता है, जीरो से स्टार्ट होना चाहता है, 5 से 7 लाख इंडियन करेंसी में क्या यहाँ पे व्यापार शुरू किया जा सकता है? देखिए, अगर यहाँ इंडियन कोई भी आकर व्यापार शुरू करना चाहे तो कम से कम 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, क्योंकि उससे कंपनी फॉर्मेशन भी करनी होगी, उसका खुद का बिजनेस वीज़ा लगवाना होगा, उसका वर्क परमिट लगवाना होगा, उसका जो रेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो भी उसे लंबा करना होगा ताकि वो बिज़नेस वीज़ा और वर्क परमिट में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अगर वो छोटा सा रेस्टोरेंट भी डालना चाहता है या छोटी ट्रेवल कंपनी भी डालना चाहता है तो 8 से 10 लाख रुपए होना ज़रूरी है। और ये उसके पास एक इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए कि अगर किसी भी प्रकार की व्यापार में परेशानी होती है तो उस परेशानी में वो सर्वाइव कर सकें। जैसे कोविड के टाइम में जिन लोगों के पास सर्वाइवल के लिए एनफ फंड नहीं था, उन लोगों को बहुत अधिक नुकसान, उन लोगों को, उन व्यापारों को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा। वो व्यापारी पूरी तरीके से जो है आर्थिक रूप से बर्बाद हुए। तो यहाँ पे जैसे अगर कोई इंडियन यहाँ पे व्यापार करना चाहता है तो उसे एक बंदे के पीछे जो 4 यहाँ पे आपने कहा कि थाई बंदे आपको एम्प्लॉय में रखने पड़ेंगे। अगर सपोज़ कि मैं और आप पार्टनरशिप में अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, दैट मीन्स हम 2 हो गए तो हमें 8 बंदे रखने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, थाईलैंड है, अगर विदेशियों को व्यापार करने का, आखिर यहाँ अर्थ कमाने का अगर मौका दिया जाता है तो निश्चित रूप से उनसे आशा की जाती है कि वो यहाँ की इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें और यहाँ के लोगों के लिए भी रोज़गार पैदा करें। तो ये अच्छी बात है यहाँ के कानून के लिए कि अगर कोई भी कंपनी 4 लोकल थाइयों को नौकरी देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, तो वो किसी एक विदेशी को नौकरी देने का उसे अधिकार है या अवसर है उसके पास। तो ये अच्छी बात है। अगर 2 फॉरेन एम्प्लॉई है तो उस कंपनी के पास निश्चित रूप से 8 थाई एम्प्लॉइज़ होने चाहिए, ये ज़रूरी है। तो चलिए, आशा करते हैं आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। अवधेश जी शर्मा हमारे साथ में थे, जिन्होंने आपके कई सवालों के जो है यहाँ पे जवाब दिए हैं। किस तरीके से आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे जो बिज़नेस अपना सेटअप कर सकते हैं। बहुत ही प्यार से इन्होंने अपनी दिल की जो बातें थी अपने जुबा से इन्होंने हमारे तक पहुँचाई है कि किस तरीके से इंडियन आकर के यहाँ में जॉब या बिज़नेस कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो जो पसंद आया होगा और हमें शर्मा जी भी आपको बहुत पसंद आए होंगे। इनकी जो इंडियन थाई बिजनेस कम्युनिटी है ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है और ये खुद भी जो है
यहाँ पे बिज़नेस करते हैं। तो ये जो भी जानकारी आपको दे रहे हैं बिल्कुल और बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी आपको दे रहे हैं। किसी के भी झांसे में ना आइए। मैं या अवधेश जी शर्मा जो है यहाँ पे आप लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, पर आप किस तरीके से यहाँ पे जॉब या बिज़नेस कर सकते हो इसका आइडिया आपको दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश जी का भी धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ में आप लोग का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ इस चैनल पर बने। तो चलिए बाबा शब्बा के अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।